अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के अंदर हमने रिबा को डिस्कस किया था और रिबा की डेफिनेशन तफसील से देखी थी, जिसमें हमने देखा कि हर वो गेन या प्रॉफिट जो किसी भी लोन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लेंडर को पे किया जाए क्रेडिट डेटर की तरफ से, वो रिबा है। अब इस फॉर्म ऑफ रिबा जो किसी भी लोन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नफे की सूरत में आता है, उसके लिए खास टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है और वो टर्मिनोलॉजी है रिबा नसिया की। तो एवरी लोन दैट ड्रॉज इंटरेस्ट इज रिबा, या कर्ज के जरिए हासिल हासिल होने वाली किसी भी किस्म की मनफत रिबा है। यानी कुल्लु कर्दन जर्रा मनफातन फहुआ रिबा। तो इस फॉर्म ऑफ रिबा को रिबा अन नसिया कहा जाता है। स्कॉलर्स ने इसको प्राइमरी फॉर्म ऑफ रिबा भी कहा है, और यही वो रिबा है जो हमारी सोसाइटी में भी बहुत प्रिवेलेंट है, बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है। और यही वो रिबा है जो जमाने जाहिलियत में भी सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट था। इसलिए उस जमाने में भी इसको इसकी काफी प्रैक्टिस पाई जाती थी, और इसी वजह से इसको रिबा अल जाहिलिया भी कहा जाता है। इसके साथ साथ हमें अहदीस में एक और फॉर्म ऑफ रिबा भी मिलता है, जिसको रिबा अल फदल कहा जाता है। रिबा अल फदल क्या है? रिबा अल फदल हर वो एक्सेस या डिफरेंस है जो पाया जाए स्पेसिफिक होमोजीनियस कमोडिटीज के एक्सचेंज में। रिबा अल फदल के बारे में एक मशहूर हदीस हमें मिलती है, और उस हदीस में यह फरमाया गया, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, sell gold in exchange of equivalent gold, sell silver in exchange of equivalent silver, sell dates in exchange of equivalent dates, sell wheat in exchange of equivalent wheat, sell salt in exchange of equivalent salt, sell barley in exchange of equivalent barley. But if a person transacts in excess, it will be usury riba. However, sell gold for silver any way you please, on the condition it is hand to hand, and sell barley for date any way you please, on the condition it is hand to hand. तो इस हदीस में हमें ये एक्सप्लेन किया गया और रिबा अल फदल के बारे में बताया गया कि रिबा नसिया के अलावा एक और फॉर्म ऑफ रिबा भी पाया जाता है, और उसको इस तरह इस हदीस में एक्सप्लेन किया गया कि गोल्ड का तबादला जब गोल्ड से होगा तो इक्विवेलेंट अमाउंट सेम क्वांटिटी में होना चाहिए। इसी तरह सिल्वर का जब तबादला होगा एक दूसरे से, तो सेम क्वांटिटी में होना चाहिए। डेट्स का तबादला डेट्स से, वीट का तबादला अगर वीट से हो रहा है, और सॉल्ट का यानी नमक का तबादला नमक से हो रहा है, और बार्ले का तबादला बार्ले से हो रहा है, तो इनकी जो क्वांटिटी एक्सचेंज की जाएगी वो सेम होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स ज्यादा एक्सचेंज कर दे, यानी कि एक तरफ 1 ग्राम सोने का एक्सचेंज किया जा रहा है 1.2 ग्राम के गोल्ड से, या 1 ग्राम सिल्वर के एक्सचेंज किया जा रहा है 2 ग्राम सिल्वर के बदले में, या फिर 1 kg या 1 किलो ऑफ वीट एक्सचेंज किया जा रहा है 1.5 किलो ऑफ वीट के बदले में, तो फिर ये जो एक्सेस पाया जाएगा ये रिबा है। लेकिन अगर तबादला डिफरेंट कमोडिटीज का हो रहा है, यानी गोल्ड का सिल्वर के साथ हो रहा है, या फिर जो है वो बार्ले का खजूर के साथ हो रहा है, या वीट का सॉल्ट के साथ हो रहा है, तो उस सूरत में क्वांटिटी ऑफ कोर्स चेंज हो सकती है। यानी 1 ग्राम सोने के एक्सचेंज में 3 ग्राम सिल्वर का तबादला हो सकता है। इसी तरह 1 किलो खजूर के बदले में 3 किलो गंदुम का या वीट का एक्सचेंज हो सकता है, बशर्ते ये कि ये एक्सचेंज जो है वो हैंड टू हैंड हो और स्पॉट हो। इसी तरह एक और हदीस हमें मिलती है जिसके अंदर ये फरमाया गया, नरेटेड बाय अबू सईद अल खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, गोल्ड फॉर गोल्ड, सिल्वर फॉर सिल्वर, wheat for wheat, barley for barley, dates for dates, and salt for salt, like for like, and hand to hand. Whoever pays more or takes more has indulged in riba. The taker and the giver are alike in guilt. तो ये वो अहदीस हमें मिलती हैं रिबा अल फदल के बारे में। और इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें एक तो ये पता चलता है कि 6 कमोडिटीज जो हैं वो अहदीस में
डिफाइन की गई। ये 6 कमोडिटीज को अमवाल रिबविया कहा जाता है। और ये 6 कमोडिटीज क्या हैं? सोना, चांदी, खजूर, गंदम, नमक और जौ। और हमें इन अहादीस से जो हमें उसूल पता चलते हैं या रूल्स हमें पता चलते हैं, वो क्या है? वो 2 उसूल हमें बुनियादी तौर पे इसके अंदर पता चलते हैं। पहला उसूल तो ये है कि व्हेन एक्सचेंजिंग सेम कमोडिटीज द एक्सचेंज शुड बी इन इक्वल क्वांटिटी एंड हैंड टू हैंड स्पॉट। यानी कि अगर आप इन 6 कमोडिटीज में से अगर आप सेम कमोडिटीज के एक्सचेंज करेंगे तो क्वांटिटी जो है वो सेम होनी चाहिए और ट्रांजैक्शन भी हैंड टू हैंड यानी स्पॉट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गोल्ड का तबादला गोल्ड से कर रहे हैं तो 1 ग्राम सोने का तबादला आप 1 ग्राम से सोने से ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक तरफ तो 1 ग्राम सोने का दें और दूसरी तरफ जो है दूसरी पार्टी आपको वो 1.5 ग्राम जो है वो सोना बदले में दे रही हो। तो ये ऐसा नहीं हो सकता। एक तो ये कि इसको सेम क्वांटिटी में होना चाहिए। दूसरा ये कि एक्सचेंज उसी वक्त होना चाहिए, हैंड टू हैंड उसी मजलिस में होना चाहिए, एट स्पॉट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कर तो इक्वल रहे, आप 1 ग्राम सोना तो आप दे रहे हैं इस वक्त उस पार्टी को, और वो पार्टी अग्री कर रही है कि ठीक है मैं आपको 1 ग्राम सोने का दूंगा 1 महीने के बाद। तो इस सूरत में ये भी अलाउड नहीं है इसके अंदर। दूसरा उसूल हमें यह मिलता है कि व्हेन एक्सचेंजिंग डिफरेंट कमोडिटीज द एक्सचेंज कैन बी इन डिफरेंट क्वांटिटीज बट इट शुड बी हैंड टू हैंड, दैट इज स्पॉट। यानी कि अगर एक्सचेंज इन 6 कमोडिटीज में से एक्सचेंज जो है वो सेम कमोडिटीज का नहीं हो रहा बल्कि डिफरेंट कमोडिटीज का हो रहा है, तो उस सूरत में क्वांटिटी में डिफरेंस हो सकता है। यानी कि अगर आप गोल्ड का तबादला डेट्स के साथ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 1 ग्राम ऑफ गोल्ड दे रहे हैं, तो उसके बदले आप 50 किलो डेट्स एक्सचेंज कर सकते हैं। या आप 2 किलो डेट्स दे रहे हैं तो उसके बदले आप 8 किलो गंदम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अगर डिफरेंट कमोडिटीज हैं तो क्वांटिटी डिफरेंट हो जाएगी, एक तरफ ज्यादती हो सकती है। लेकिन इस सूरत में भी शर्त यह है कि एक्सचेंज जो है वो हैंड टू हैंड होना चाहिए, सेम मजलिस में, उसी मजलिस के अंदर, और हैंड टू हैंड स्पॉट एक्सचेंज उसी वक्त इसका एक्सचेंज होना चाहिए। तो ये 2 रूल हमें इस हदीस में मिलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी के पास अच्छी क्वालिटी की एक कमोडिटी है और वो हल्की क्वालिटी की सेम कमोडिटी के साथ अगर एक्सचेंज करता है तो क्या सूरत हाल होगी? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास अच्छी क्वालिटी की खजूरें हैं और मैं उनको एक्सचेंज करता हूं हल्की क्वालिटी की खजूरों के साथ, या फिर मेरे पास अच्छी क्वालिटी का गंदम है और मैं उसको एक्सचेंज करता हूं हल्की क्वालिटी के गंदम के साथ, तो क्या इस सूरत में जो अच्छी क्वालिटी की जो कमोडिटी है उसको कम किया जा सकता है और जो हल्की क्वालिटी की जो कमोडिटी है क्या उसकी मिकदार को बढ़ाया जा सकता है? तो आंसर ये है कि नहीं। इस सूरत में भी क्वालिटी को इग्नोर किया जाएगा और क्वांटिटी है उसको सेम रखा जाएगा। यानी अगर अच्छी क्वालिटी की खजूरें 1 किलो की एक्सचेंज की जा रही हैं तो हल्की क्वालिटी की खजूरें भी 1 किलो ही होनी चाहिए। अगर हल्की क्वालिटी की खजूरों को बढ़ा दिया जाएगा, उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया जाएगा, तो वो भी रिबा में शुमार होगा जिसकी इजाजत नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जिसके पास अच्छी क्वालिटी की खजूरें हैं या अच्छी क्वालिटी की कमोडिटी है और वो एक हल्की क्वालिटी की सेम कमोडिटी से अगर एक्सचेंज कर रहा है, तो वो उसका फायदा कैसे उठाए, उसकी क्या सूरत हाल होगी? तो ये एक क्वेश्चन है जो जहन में आता है। तो इसका सोल्यूशन भी हमें जो है वो हदीस में मिलता है। और वो हदीस में फरमाया गया कि नरेटेड बाय अबू सईद रदी अल्लाह तआला अन्हु that Hazrat Bilal radiallahu ta'ala an brought to the Prophet sallallahu alaihi wasallam some barni, yani good quality dates, whereupon the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked him where these were from. Hazrat Bilal radiallahu ta'ala anhu replied, I had some inferior dates which I exchanged for these 2 sa'as for a sa'. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, oh no, this is exactly riba. Do not do so, but when you wish to buy, sell the inferior dates against something, yani cash, and then buy the better dates with the price you receive.
تو اس حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بارنی یعنی کچھ اچھی کوالٹی کے ڈیٹس یا کھجور لے کے آئے، جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کھجور کہاں سے آئیں، یہ کہاں کی کھجور ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میرے پاس کچھ ہلکی کوالٹی کی کھجوریں موجود تھیں جن کو میں نے ان اچھی کوالٹی کی کھجوروں کے ساتھ جو ہے وہ ایکسچینج کیا، اور میں نے ہلکی کوالٹی کی جو کھجوریں ہیں وہ 2 سا دی، اور اس کے بدلے یہ اچھی کوالٹی کی کھجوریں 1 سا میں نے لے لی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بالکل ربا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ ایسا مت کرو، بلکہ جب تم خریدنا چاہو تو جو ہلکی کوالٹی کی کھجوریں ہیں ان کو کسی اور چیز کے بدلے میں پہلے بیچ دو، یعنی کیش یا کوئی اور چیز کے بدلے، اور پھر وہ جو قیمت تمہیں ملے اس قیمت سے جو ہے پھر اچھی کوالٹی کی کھجوروں کو تم خرید لو۔ تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ اگر کسی کو کوالٹی کا فائدہ اٹھانا ہے تو وہ یہ کام کر سکتا ہے کہ پہلے اچھی کوالٹی کی جو کموڈٹی ہے اس کو کیش کے بدلے بیچ دے یا کسی اور چیز کے بدلے بیچ دے۔ اس صورت میں اس کو جو قیمت ملے گی، کیش ملے گا یا کوئی اور کموڈٹی ملے گی، اس قیمت کے ذریعے پھر وہ اچھی کوالٹی کی کھجوروں کو خرید سکتا ہے۔ تو اس صورت میں اس کو اچھی کوالٹی کا نفع یا اچھی کوالٹی کا وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ سولوشن جو ہے وہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے۔ اب ایک بات یہاں پر غور کرنے کی یہ ہے کہ ایک عام اعتراض کیا جاتا ہے اسلامک بینکنگ کے اوپر کہ اسلامک بینکنگ کا اینڈ رزلٹ اور کنونشنل بینکنگ کا اینڈ رزلٹ سیم ہے، اور چونکہ ان دونوں کا اینڈ رزلٹ سیم ہے تو پھر اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ میں کوئی فرق نہیں۔ تو بات غور کرنے کی یہ ہے کہ اس حدیث میں اس بات کی ممانعت کی گئی کہ انفیریئر کوالٹی کی جو کھجوریں ہیں ان کے 2 سا کو اچھی کوالٹی کے 1 سا سے ان کا ڈائریکٹ تبادلہ الاؤ نہیں کیا گیا، بلکہ جو سولوشن دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ 2 سا کو پہلے کیش میں یا کسی اور کموڈٹی کے اگینسٹ بیچا جائے، اور جو اس کی پرائس آئے یعنی جو کیش آئے اس کے بدلے جو اس سے جو ہے پھر اچھی کوالٹی کی کھجوروں کو خرید لیا جائے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا کرے آج کے زمانے میں بھی تو غالب امکان یہی ہے کہ اینڈ رزلٹ یہی آئے گا، اور رزلٹ یہی ہوگا کہ 2 سا کے بدلے اس کو پہلے کیش میں بیچے گا اور اس کیش سے پھر 1 سا کی اچھی کوالٹی کی کھجوریں خریدے گا۔ تو امکان یہ ہے کہ اینڈ رزلٹ جو ہے وہ یہی ہوگا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف اینڈ رزلٹ پہ کسی ٹرانزیکشن کا دار و مدار نہیں ہوتا یا اس کی پرمسیبلٹی کا دار و مدار نہیں ہوتا، بلکہ جو پروسیس یوز کیا گیا ہے یا جو میتھڈ یوز کیا گیا ہے اس اینڈ رزلٹ کو اچیو کرنے کے لیے شریعت کے اندر اس کی بھی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ تو اگر اینڈ رزلٹ سیم ہے لیکن ایک طرف غلط پروسیس یوز کیا گیا تو وہ ٹرانزیکشن غلط ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف اینڈ رزلٹ تو سیم ہے لیکن اس اینڈ رزلٹ کو اچیو کرنے کے لیے صحیح پروسیس استعمال ہوا یا یوز ہوا تو وہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ صحیح کہلائی جاتی ہے، پرمیسیبل ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز یہاں پر ہمیں سمجھنے کی ہے اور غور کرنے کی ہے۔ تو یہ تھی ڈسکشن ربا الفضل کے بارے میں۔ اب ایک سوال ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ احادیث میں 6 کموڈیٹیز بتائی گئی ہیں جن کے اوپر ربا الفضل کے اصول اپلیکیبل ہوتے ہیں۔ وہ 6 کموڈیٹیز ہیں: سونا، چاندی، نمک، جو، گندم اور کھجور۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان کموڈیٹیز کے علاوہ دوسری جو کموڈیٹیز ہیں جیسے چاول ہے، دال ہے یا اور جو کموڈیٹیز ہیں، کیا ان کی ٹریڈنگ میں بھی ربا الفضل کے اصول اپلیکیبل ہوں گے یا نہیں؟ تو اس بارے میں ڈفرنس آف اوپینین ہے ڈفرنٹ سکولز آف تھاٹس میں، اور ڈفرنٹ فقہ میں اس کا ڈفرنس آف اوپینین پایا جاتا ہے۔ وہ کیا اصول ہیں اور کن کموڈیٹیز پہ یہ اصول پائے جائیں گے، کن پہ نہیں پائے جائیں گے، اس کا ڈسکشن ہم انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں اس کو کریں گے۔ آئی ہوپ، امید ہے کہ یہ ڈسکشن کافی فائدہ مند ہوگا آپ لوگوں کے لیے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو اس کا ذکر آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن، السلام علیکم۔